क्या अमेरिका का ईरान पर हमला वाकई कामयाब रहा है? क्या ईरान अब भी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिविल 360, जहां हम हर जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को यूपीएससी के नजरिए से सरल भाषा में समझते हैं। आप इसे अपने दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं, ताकि आप 24/7 अपडेटेड रहें। आज हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हालिया डेवलपमेंट्स पर। ये सीधे सीधे जीएस पेपर 2 मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 यानी सिक्योरिटी न्यूक्लियर पॉलिसी से जुड़ा विषय है। तो बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला अभी काफी पेचीदा हो गया है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर के एक सलाहकार का बयान आया है। उनका कहना है कि ईरान के पास अब भी परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त मतलब काफी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम जिसे कहते हैं। अच्छा, और ये बयान उन अमेरिकी हमलों के ठीक बाद आया है ना, जो फरदाओ, इस्फहान, नैटन्स पर हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल, उन्हीं हमलों के बाद। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो दावा किया था कि वी हैव बरीड ईरान्स न्यूक्लियर एम्बिशन। हाँ, बिल्कुल याद है। तो ये ईरानी बयान तो उस दावे पर सीधा सवाल उठाता है। मतलब क्या हमला फेल हो गया, या ईरान ने पहले ही अपना सामान कहीं और छुपा लिया था? यही तो बड़ा सवाल है, और यही अनिश्चितता जीएस पेपर 2 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो दावों और प्रतिदावों का दौर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये अक्सर देखने को मिलता है। सही कहा। अच्छा, इस सब में एक टर्म बार बार आ रहा है, समृद्ध यूरेनियम। ये होता क्या है? जीएस पेपर 3 के लिए जानना जरूरी है। हाँ, देखिए, प्राकृतिक यूरेनियम जो जमीन से निकलता है, उसमें U-235 नाम का आइसोटोप बहुत कम होता है, करीब 0.7%। अब परमाणु बिजली घर चलाने के लिए इसको करीब 3 से 5% तक शुद्ध करना पड़ता है। इसे कहते हैं रिएक्टर ग्रेड। और हथियार के लिए? हथियार के लिए इसे 90% से भी ज्यादा शुद्ध करना होता है, मतलब बहुत ज्यादा। इसे वेपन्स ग्रेड कहते हैं, और ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, तकनीकी रूप से जटिल है। इसीलिए इस पर इतनी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहती है। और यहीं पर एनपीटी और आईएईए जैसी संस्थाओं का रोल आता है। बिल्कुल। एनपीटी मतलब परमाणु अप्रसार संधि 1968 की। इसका मकसद है कि परमाणु हथियार फैलने से रोके जाएं। हालांकि कुछ देश इसके सदस्य नहीं है, जैसे भारत, पाकिस्तान, इजराइल। हाँ, पर ईरान तो सदस्य है इसका। ईरान सदस्य है, लेकिन उस पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो संधि के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है। और फिर है आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका काम है देखना कि सदस्य देश परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के लिए कर रहे हैं या हथियार बनाने के लिए। और ईरान पर यह भी आरोप है कि वो आईएईए को पूरी जांच नहीं करने देता। हाँ, पूरी पहुंच न देना ये शक को और गहरा करता है। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे मामले का ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? ये जीएस पेपर 2 का कोर एरिया है, भारत के हित। देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है ऊर्जा सुरक्षा, और उसमें भी खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। भारत अपनी जरूरत का लगभग 40% से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाता है। ओह, 40% तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तो अगर अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, या खुदा न खास्ता ये रास्ता बंद होता है, तो भारत के लिए कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। इसका सीधा असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर, फिस्कल डेफिसिट पर, और फिर महंगाई पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन भारत तो एक बैलेंसिंग एक्ट भी कर रहा है ना। एक तरफ अमेरिका के साथ I2U2 जैसे ग्रुप में है, दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर काम चल रहा है। ये कैसे मैनेज होता है? यही तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या कह लें रणनीतिक स्वायत्ता की नीति है। भारत मल्टी अलाइनमेंट की राह पर है, मतलब किसी एक गुट से पूरी तरह ना जुड़कर अपने हितों के हिसाब से सबसे संबंध बनाए रखना। न हम अमेरिका को नाराज कर सकते हैं, न ही ईरान जैसे पुराने साथी और ऊर्जा के स्रोत को छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही महीन संतुलन है, खासकर वेस्ट एशिया में। तो ये जो हालिया घटनाक्रम है, अमेरिकी हमला और फिर ईरान का ये दावा, इससे क्या ये सबक मिलता है कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन से ऐसी महत्वाकांक्षाओं को दबाया नहीं जा सकता? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। क्या ये हमला सिर्फ दिखाने के लिए था, प्रतीकात्मक? और क्या ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं है? इनसे तो हथियारों की होड़ और बढ़ सकती है। हाँ, ये भी एक पहलू है। भारत जैसे देशों के लिए इसमें एक बड़ा सबक है कि स्थायी समाधान शायद सिर्फ सैन्य दबाव से नहीं आता।
इसके लिए चाहिए डिप्लोमेसी, बातचीत और साथ में एक मजबूत, विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता, मतलब क्रेडिबल डेटरेंस कैपेबिलिटी। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए जरूरी विश्लेषण है। सच में ये विषय काफी बहुआयामी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, स्टैटिक पार्ट, फिर ये भू राजनीतिक तनाव जो करंट अफेयर्स है, और फिर भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा जो एनालिसिस का हिस्सा है। यूपीएससी के लिए इसकी समझ बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से ये सीधे तौर पर भारत के हितों और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका से जुड़ा है। अब वक्त है हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का हिस्सा रही है? ए. गंगा, बी. सिंधु, सी. चेनाब या डी. सतलुज? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, सिविल 360 को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप इसे काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आप हर समय अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगली बार एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।